तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर के साथ। रूस और यूक्रेन में युद्ध का टेंशन और गहरा गया है। दरअसल आज यूक्रेन ने रूस के अंदर मिसाइल से अटैक किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के अप्रूवल के बाद यह हमला यूक्रेन की तरफ से किया गया है। आपको बता दें, पहली बार है जब लॉन्ग रेंज मिसाइल से यूक्रेन ने रूस के अंदर हमला किया है। इसे लेकर पहले ही रूस की तरफ से चेतावनी दी जा चुकी है और वहीं खबर यह भी मिल रही है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने नई न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को भी मंजूरी दे दी है। इसमें न्यूक्लियर अटैक की भी धमकी दी गई है। चलिए अब एक नजर डालते हैं बाजार के हाल पर। और शुरुआती तेजी के बाद ऊपरी स्तर से बाजार फिसल गया। सेंसेक्स निफ्टी ऊपरी स्तर से फिसल कर बंद हुए। सेंसेक्स 239 पॉइंट चढ़ा तो निफ्टी 65 पॉइंट बढ़त के साथ बंद हुआ। वही मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में भी तेजी रही। सेक्टर्स की बात करें तो आज सबसे ज्यादा तेजी फार्मा, रियलिटी, आईटी शेयर्स में रही। डिटेल्स के साथ अब जुड़ रही है कंचन नौटियाल। तो कंचन, आपसे जानना चाहेंगे कि आज किन स्टॉक्स में एक्शन और कहां शेयर्स में सुस्ती दिखाई दी? तो 4 दिन की जो लूजिंग स्ट्रीक थी, वापस से हमें बाजार के अंदर डेफिनेटली एक रिवाइवल तो आता हुआ दिखाई दिया है। निफ्टी 50 के स्टॉक्स की बात करी जाए तो सबसे पहला नाम आता है M&M का, जहां पे एक अच्छी खासी तेजी आज हमें देखने को मिली है। साथ ही साथ टेक महिंद्रा में भी अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। यही नहीं बल्कि HDFC बैंक भी करीबन 2.25% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। साथ ही साथ डॉक्टर रेड्डी लैब में भी करीब 2% का इजाफा आज के मार्केट में हमें एविडेंटली देखने को मिला है। लेकिन लूजिंग पॉकेट की इस टाइम पे बात करते हैं कि निफ्टी के गिरने वाले शेयर्स में सबसे पहला नाम किसका है? सबसे पहला नाम है SBI लाइफ का, जहां पे करीबन 3% का एक डाउनसाइड देखने को मिला है। हिंडाल्को साथ ही साथ 2% के डाउनसाइड के साथ और रिलायंस इंडस्ट्री भी 2% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। यही नहीं बल्कि HDFC लाइफ में भी करीबन 0.25% का दबाव आज के सत्र में हमें देखने को मिला है। अब बात करते हैं मिड कैप में ऐसे कौन से शेयर्स हैं जहां पे हमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। सुजलॉन एनर्जी 5% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। डिलीवरी में भी 5% का अपसाइड। साथ ही साथ कल्याण ज्वेलर्स और ट्यूब इन्वेस्ट में भी अच्छी खासी आज 5 से 3% की हमें एक तेजी देखने को मिली है। लेकिन लूजिंग साइड में नाम सबसे पहले अगर देखा जाए तो वो आता है MFSL का, जहां पे हमें करीब 3.5 से 4% की एक गिरावट देखने को मिली है। मैक्स फाइनेंशियल में, वोडाफोन आइडिया में 2% का एक डाउनसाइड देखने को मिला है। कमिंस में भी करीब 2% का डाउनसाइड देखा गया है। और इसके अलावा HPCL भी आज 2% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। लेकिन ओवरऑल मार्केट देखा जाए तो 4 दिन की जो गिरावट देखने को मिली थी, वापस से बाजार के अंदर एक रिवाइवल आता हुआ दिखाई दिया है। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। तो अब बुलेटिन में बात करेंगे चुनावी दंगल की। महाराष्ट्र और झारखंड में कल मतदान होगा। महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर कल एक ही साथ मतदान किया जाएगा और जबकि झारखंड की बात करें तो कल दूसरे चरण की 38 सीटों पर मतदान होगा। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी समीकरण बता रहे हैं मेरे सहयोगी विपिन भट्ट। महाराष्ट्र में कल है सियासत का महासंग्राम। आइए एक नजर डालते हैं कि इस महासंग्राम में, इस विधानसभा चुनाव के महासंग्राम में इस वक्त पॉलिटिकल पिक्चर क्या कहती है। तो देखिए, कुल 288 सीटों की विधानसभा है महाराष्ट्र की, जिसमें इस बार कुल 4140 उम्मीदवार चुनाव मैदान में एक दूसरे के सामने खड़े हैं। उनके सामने हैं कुल 9,70,00,000 वोटर्स जो उनकी किस्मत का फैसला करेंगे। अब देखिए, 2 महागठबंधन इस बार आमने सामने हैं। पहला है महायुति, जिसकी इस वक्त सरकार है और उसके प्रमुख हैं एकनाथ शिंदे, जो कि शिवसेना से, स्प्लिटेड शिवसेना का जो वो वाला हिस्सा जिसको तीर कमान का निशान मिला, उसके भी प्रमुख। देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के नेता और डिप्टी सीएम है और अजीत पवार एनसीपी का जो धड़ा टूटा, जिसको घड़ी का निशान मिला, एनसीपी का नाम मिला, उसके अध्यक्ष और डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के। और दूसरी तरफ मुकाबले में खड़ी है महाविकास अघाड़ी और इसके प्रमुख नेता कौन है? तो देखिए, कांग्रेस राहुल गांधी इसके नेता, उद्धव ठाकरे शिवसेना यूबीटी, शरद पवार एनसीपी शरद पवार के नेता। तो ये महाविकास अघाड़ी के बड़े चेहरे और महाविकास अघाड़ी और महायुति, इनका महामुकाबला। अब मुंबई एक बड़ी इंपॉर्टेंट सीट है भाई, देश की आर्थिक राजधानी है और साथ में
यहाँ पर देश के बड़े फिल्म स्टार्स और बिजनेसमैन ये सब वोट करते हैं। तो कुल सीटें मुंबई में है 36, कुल उम्मीदवार होंगे 410 और मतदान केंद्र बनाए गए हैं 10,000 से ज्यादा। तो यहाँ पर कल डलेंगे वोट पूरे महाराष्ट्र के साथ। अब मुंबई की बात करूं, कुल वोटर हैं 1 करोड़ से ज्यादा, पुरुष जिसमें से 54,67,000 है, महिला 47,61,000 और थर्ड जेंडर के 1,082 वोटर्स यहां पर कल अपने मतदान का प्रयोग कर सकते हैं। आमने सामने कौन है और उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए मजेदार बात इस चुनाव में यह है कि 2 शिवसेना है और 2 एनसीपी हैं। टूटने के बाद अब ये एक दूसरे के सामने कहां खड़ी हैं। तो 53 सीटें ऐसी हैं जहां पर दोनों शिवसेना आमने सामने हैं, शिवसेना यूबीटी और शिवसेना, और ऐसी 36 सीटें हैं जहां पर एनसीपी शरद पवार वाली भिड़ेगी एनसीपी अजीत पवार से, 36 सीटें वैसी हैं। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। अब एक नजरिया एक नंबर के हिसाब से हम देखते हैं, टूटने से पहले जब स्प्लिट्स हुए थे, चाहे वो शिवसेना का हो चाहे एनसीपी का हो, उससे पहले जो 2019 का चुनाव था उसमें क्या तस्वीर बनी थी। 288 सीटों पे मुकाबला हुआ था। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे उभरी थी 105 सीटें लेकर, 25% से ज्यादा का वोट शेयर था, ऑलमोस्ट 26% के बराबर, लेकिन सरकार नहीं बना पाई। शिवसेना 56 सीटों के साथ 16% से ज्यादा का वोट शेयर लेकर गई, जिसमें बाद में दो फाड़ हुई। उसी तरह एनसीपी यहां पर 54 सीटें लेकर 16% से ज्यादा का वोट शेयर ये भी ले गई, इसमें भी दो फाड़ हुई। कांग्रेस के हिस्से में आई थी 44 सीटें, 15 से 16% के बीच का इनका वोट शेयर, बीवीए के पास 3 और अन्य के खाते में गई थी 26 सीटें, लेकिन वोट परसेंटेज वहां भी अच्छा खासा था, करीब करीब 25% के आसपास। ये तस्वीर है जब कोई स्प्लिट नहीं हुआ था, कोई पार्टियों में टूट नहीं हुई थी 2019 के नतीजों के बाद की। इसीलिए इस बार बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये समीकरण कि क्या होने जा रहा है। एक नजर झारखंड पे भी डाल लेते हैं, जहां पर दूसरे चरण का मतदान होना है। कुल 38 सीटें हैं इस चरण के अंदर और 528 उम्मीदवार यहां मैदान में होंगे। मतदान केंद्र इसके लिए कुल तैयार किए गए हैं 14,218 और कुल वोटर होंगे 1 करोड़ 23 लाख, जिसमें से पुरुष वोटर्स की संख्या 62 लाख से ज्यादा, महिला वोटर 60 लाख से ज्यादा और थर्ड जेंडर के 147 वोटर कल के दूसरे चरण के झारखंड के मतदान में हिस्सा लेंगे। 2019 विधानसभा पे नजर डाल लेते हैं, 81 सीटों पर मुकाबला हुआ था। जेएमएम सबसे बड़ी पार्टी 18% से ज्यादा का वोट शेयर लेकर गई। दूसरा जो अभी भी इनके सहयोगी है कांग्रेस, 16 सीटों पर विजय और 13% से ज्यादा, ऑलमोस्ट 14% का वोट शेयर इनके हिस्से में आया। बीजेपी के खाते में आई थी 25 सीटें, एजेएसयू के खाते में 2, आरजेडी के खाते में 1 और अन्य के खाते में गई थी 7 सीटें। तो ये 2019 विधानसभा की तस्वीर है झारखंड की। यहां पर भी कल दूसरे फेज का मतदान होगा। महाराष्ट्र और झारखंड यहां पर मुकाबला कड़ा है, टक्कर बड़ी है और लगातार हमारी इस पर नजर कड़ी है। तो महाराष्ट्र में कल वोटिंग होनी है, लेकिन वोटिंग से ठीक पहले यहां बड़ा हंगामा हो गया है। बीजेपी के बड़े नेता और महासचिव विनोद तावड़े पर नाला सुपारा इलाके में पैसे बांटने का गंभीर आरोप लगाया गया है। तावड़े को मुंबई के होटल में बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। चुनाव आयोग ने तावड़े के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। इस पर ज्यादा डिटेल्स के साथ अब जुड़ रही है संवाददाता प्रीति सोमपुरा मुंबई से। तो प्रीति, महाराष्ट्र में वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है, लेकिन ये जो गंभीर आरोप विनोद तावड़े पर लगाए गए हैं, क्या है पूरा मामला? कल जो है वोटिंग होने वाली है, उसके पहले ही जो है दोनों महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच में कांटे की टक्कर है। दोनों पार्टियां दोनों जो है एक भी सीट गंवाना नहीं चाहती है। इसी बीच आज बीजेपी के नेता विनोद तावड़े सुबह 11 बजे विरार के एक होटल में गए थे। उस दौरान वहां बहुजन विकास आघाड़ी के कुछ कार्यकर्ता पहुंच गए और इनका ये आरोप था कि विनोद तावड़े वहां पर जो है पैसे बांटने के लिए आए थे। इसके बाद दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में जमकर नारेबाजी हुई, बहुत हंगामा हुआ और आखिरकार तुलिंज पुलिस स्टेशन वहां पहुंची और इस पूरे मामले में जो है एक एफआईआर इलेक्शन कमीशन के द्वारा दायर की गई है। हालांकि बहुजन विकास आघाड़ी का आरोप यही था कि विनोद तावड़े मुंबई से पैसे लेकर विरार पहुंचे हैं। बीजेपी और विनोद तावड़े ने ये जो आरोप लगे हैं उसको बेबुनियाद बताया है, पूरी तरीके से इसको साजिश बताई है और ये आरोपों को खारिज कर दिया है। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत प्रीति इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं विपक्षी पार्टियों ने तावड़े के ऊपर लगे आरोपों को लेकर बीजेपी को घेरा है।
तुळजाभवानीच्या दर्शनाला येताना देखील माझी बॅग तपासली गेली. बॅगेमध्ये काही सापडलं नाही. विनोद तावडेंच्या बॅगेत पैसे सापडले तर तुमच्याकडनं कळलं. तसंच काल अनिल देशमुखांवरती जो हल्ला झाला हे दगड तपासण्याचं काम कोणी करायचं होतं. म्हणूनच मी आई तुळजाभवानीला साक्ष घातलंय की ही सगळी भ्रष्ट आणि दहशतवादी राजवट एकदा या राज्यातून खत्म करून. वहीं दूसरी तरफ विनोद तावड़े ने अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा बताया है। आसोपारा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। वहां पर चुनाव के दिन की जो आचार संहिता होती है कि जो वोटिंग मशीन है उस पर सील कैसे लगना है, सील आखिर में कैसे होना है, ऑब्जेक्शन अगर लेना है तो क्या करना होता है, ऐसी जो हम 12 बातें बताते हैं वो बताने के लिए मैं पहुंचा था। सामने वाला जो पार्टी हमारे मित्र पक्ष है, इधर अप्पा ठाकुर जी है या क्षिति है, उनके कार्यकर्ताओं को लगा के हम पैसे बांट रहे हैं। तो चुनाव आयोग उसकी इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, सीसीटीवी फुटेज ले ले, तो उसमें वास्तव जो है, मैं तो 40 साल से पार्टी में हूँ। अप्पा ठाकुर मुझे जानते हैं, क्षिति मुझे जानते हैं, सब पार्टी जानती है। तो जो वास्तव है वो सबको पता है और फिर भी चुनाव आयोग ने निष्पक्ष इंक्वायरी करनी चाहिए, ऐसा मेरा भी आग्रह है। चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का हाल। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के स्तर की। दिल्ली की हवा में कल के मुकाबले मामूली सुधार है, लेकिन औसत AQI अभी भी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर की सभी अदालतों को वर्चुअल हियरिंग करने को कहा है, जहां वकीलों की वर्चुअली पेशी की जाएगी। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि जितने कम वाहन चलेंगे प्रदूषण उतना ही घटेगा और ये सबके सहयोग से ही होगा। आपको बता दें कि प्रदूषण के स्तर को देखते हुए दिल्ली में ग्रैप 4 लागू किया जा चुका है। कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट गतिविधियों पर पूरी तरह से पाबंदी है। साथ ही स्कूल और कॉलेजेस में ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जा चुकी हैं। तो दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर क्यों नहीं हो रहा है सख्त एक्शन? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। तो राजधानी दिल्ली में अगले 2 से 3 दिनों में धुंध से थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर हवाएं चलेंगी। मौसम वैज्ञानिक नरेश कुमार से खास बातचीत की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। दिल्ली एनसीआर का इस वक्त प्रदूषण से बुरा हाल है। फोग के साथ साथ स्मोक देखने को मिल रही है। इस वक्त हमारे साथ मौसम विभाग के साइंटिस्ट नरेश कुमार है। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कब तक लोगों को इससे राहत मिलेगी? देखिए, अभी ऑलमोस्ट 1 वीक से जो फोक है या डेंस फोक है, वो पंजाब से लेके, जैसे आप जो कलर भी देख सकते हैं, येलो कलर, ऑरेंज कलर, उत्तर प्रदेश, इवन नॉर्थ राजस्थान में प्रवेल कर रहा था। एनसीआर दिल्ली में भी बीच में वेरी डेंस फोक रहा एक आधा दिन, और उसके बाद अभी तक जो सिनेरियो चल रहा है वो मॉडरेट टू डेंस फोक ही प्रवेल हो रहा है। फोक की बात करें, पंजाब हरियाणा में अभी डेंस फोक 2 दिन का वार्निंग है। उसके बाद डेंस टू वेरी डेंस फोक हो सकता है। सिमिलरली उत्तर प्रदेश में भी 2 दिन डेंस फोक रह सकता है। आज वेरी डेंस है और बाकी हिस्सों में कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट फोक नहीं है। जैसे आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन एनसीआर दिल्ली के लिए था, एनसीआर दिल्ली में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज और कल के लिए, आज रात कल सुबह के लिए मॉडरेट टू डेंस फोक हो सकता है। इसके बाद इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, शैलो टू मॉडरेट रहने का। देखा कि कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो उसके बाद थोड़ी सी हवाएं चलती हैं और थोड़ा मौसम इंप्रूव होता है। कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे आप देख रहे हैं? आगे देखिए, एक जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया, लेकिन इतना कोई मेजर सिस्टम नहीं था। बस इसका जो वेदर एक्टिविटी रहा जम्मू कश्मीर में ही रहा, बाकी जगह कोई ऐसा वेदर नहीं रहा। और अभी आने वाले दिनों में भी कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऐसा लग नहीं रहा कि जो इसमें नॉर्थ वेस्ट इंडिया में प्रभाव करे। और जनरली क्या होता है, कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव आता है, वो हिमालय के साथ प्लेन्स पे भी वेदर देता है, तो उसके बाद जब पैटर्न ज्यादा ब्रेक होता है। अच्छा, खासतौर पे कि हवा भी बहुत स्लो है, कोई ऐसा चांसेस कि हवा चल जाए जिससे कि प्रदूषण निकल जाए? देखिए, अभी हवाएं जो जैसे चल रही है सामान्य है, ऑलमोस्ट ज्यादा वेरिएबिलिटी आने की उम्मीद नहीं है। तो चलिए बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। भारत में ब्रेन स्ट्रोक की स्थिति काफी चिंताजनक हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक हर 4 मिनट में एक व्यक्ति की मौत स्ट्रोक से होती है। तो कैसे वक्त रहते करें इसकी पहचान और कैसे करें बचाव, जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर।